प्रधान शिक्षक बहाली के बाद सक्षमता 3 का होगा आयोजन। पैसों की मांग शिक्षा विभाग में चरम पर। इसको लेकर विभाग ने लिया संज्ञान और प्राण जनरेट संबंधी आवेदन का जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जा रहा रिजेक्ट। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बहाली के लिए परीक्षा में सफल हो चुके हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि आखिर मेरा विद्यालय का आवंटन कब किया जाएगा। साथ ही साथ वैसे भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें भी बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि हमारी सक्षमता 3 की परीक्षा का आयोजन आखिर कब किया जाएगा। और वहीं शिक्षा विभाग में इन दिनों पैसों की मांग चरम पर है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से संज्ञान में लिया गया है और कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेट संबंधी जहां एक तरफ आवेदन की प्रक्रिया जारी है, वहीं जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा शिक्षकों के आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बहाली के लिए सफलता प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक बहाली के लिए भी बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार इस बात की है कि हमारा विद्यालय का आवंटन कब होगा और मैं कब नए पद पर योगदान करूंगा या फिर करूंगी। क्योंकि दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जा चुकी है। अब सिर्फ एक ही प्रक्रिया बाकी रह गई है, वह है नियुक्ति पत्र वितरण का। इसके संबंध में बड़ी खबर सामने उभर कर आई है और यह खबर माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बीते कल ही माननीय शिक्षा मंत्री एक कार्यक्रम में भाग लिए थे और वह जदयू का ही कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 3 के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से सक्षमता परीक्षा 3 के आयोजन संबंधी मुद्दों पर बातें की। उनसे सवाल किया गया कि सक्षमता 3 का बेसब्री से ढेर सारे शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। आखिर शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन कब किया जाएगा ताकि शिक्षकों के राजकर्मी के सपने साकार हो सके। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से सिर्फ व सिर्फ सक्षमता परीक्षा बहाली के संबंध में ही उत्तर नहीं दिया गया, उनके स्तर से प्रधान शिक्षक बहाली संबंधी भी जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बड़ी बातें दोनों बिंदुओं पर कह डाली, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जरा सुनिए। परीक्षा है जो नियोजित शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, तो वो शीघ्र हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द कर लें। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो काउंसलिंग है पूरी कर ली है और हम लोग शीघ्र उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो चुका है कि प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक बनने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग की ओर से दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द शब्द सुनने को मिला है। माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत ही जल्द नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी बातें कही है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर नियुक्ति पत्र का वितरण कब किया जाएगा, क्योंकि उधर ढेर सारे शिक्षक इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में भी सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसे में क्या उन शिक्षकों को परीक्षा से अलग किया जाएगा? क्या शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद विद्यालय योगदान के क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाएगा? दोस्तों, एक तरफ जहां आप सभी को मालूम है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रारंभ कर दी गई है, इसके लिए प्रथम लेटर जारी भी कर दिया गया है, शिक्षकों को मुहैया करा भी दिया गया है। वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल हो चुके हैं और उन्हें भी परीक्षा ड्यूटी लगी है। ऐसे में क्या उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? अगर मिलता है तो इंटरमीडिएट की परीक्षा निश्चित रूप से बाधित होगी। तो ऐसे में आखिर शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेगी? दोस्तों, जो खबर प्राप्त हो रही है, मिली खबर के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति बनाई गई थी कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षकों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में ही मुहैया करा दिया जाए। लेकिन जहां परीक्षा आयोजित है, निश्चित रूप से अगर इन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है
तो शिक्षा विभाग को 2 बिंदुओं पर कार्य करना होगा, तभी इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सकता है, अन्यथा मार्च महीने में ही इनको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। या तो शिक्षा विभाग को नियुक्ति पत्र प्रदान करते ही शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त अभ्यर्थियों को शिक्षक से मुक्त कर देना होगा, उसके बाद ही ये शिक्षक अपने अपने आवंटित विद्यालय योगदान कर सकते हैं, क्योंकि योगदान देने के लिए अधिकतम शिक्षा विभाग की ओर से 10 या 15 दिनों का ही समय दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही शिक्षक 10 दिनों का इंतजार नहीं करते हैं, 15 दिनों का इंतजार नहीं करते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन होता है। बस इतने दिन इंतजार के बाद अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय योगदान कर लिया जाता है। तो ऐसे में ये भी संभव है कि शिक्षा विभाग के द्वारा फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को नियुक्ति पत्र मुहैया कराया जा सकता है। और रह गई बात परीक्षा की, तो इन्हें वीक्षण कार्य से मुक्त करते हुए अन्यत्र विद्यालय में योगदान हेतु विरमित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर विरमण शब्द ही जुड़ा हुआ है। इन शिक्षकों को भी विरमित किया जाएगा, क्योंकि पहले से ये सभी के सभी अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और दूसरे नीति पर शिक्षा विभाग को कार्य करना होगा, तो फरवरी महीने को दरकिनार करना होगा। तमाम अभ्यर्थियों को 1 महीना यानी फरवरी महीना निश्चित रूप से इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फरवरी महीने में तमाम परीक्षाएं समाप्त करा ली जाएगी। और रह गई बात मार्च महीने की, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर अभ्यर्थियों को अगर नियुक्ति पत्र मुहैया करा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाता है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि उसके बाद वो अभ्यर्थी विद्यालय योगदान करेंगे और नए सिरे से नए सत्र से नए विद्यालय का संचालन प्रारंभ करेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों शिक्षा विभाग के अंतर्गत पैसों की मांग चरम सीमा पर पहुंच गई है। जहां पहले तो पदाधिकारियों के द्वारा पैसों की मांग की जाती थी शिक्षकों से, लेकिन अब तो शिक्षा विभाग के पास वैसी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसमें छात्र छात्राओं से पैसा मांगने की बात कही जा रही है। और इन बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई को एक पत्र लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अभी तक कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर प्रधानाध्यापक या फिर लेखापाल के द्वारा पैसों की मांग की जाती है। और वो पैसा भी मांगा जाता है तो विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं से मांगा जाता है, जिसके तहत इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि छात्रों को नामांकन लेने हेतु पैसों की मांग की जाती है, साथ ही साथ अपार कार्ड बनाने हेतु पैसों की मांग की जाती है। और शिक्षकों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जब शिक्षकों से संबंधित अनुपस्थिति विवरणी जमा किया जाता है, तो अनुपस्थिति विवरणी जमा करने के क्रम में भी शिक्षकों से पैसों की वसूली की जाती है। ये तमाम बातों का उल्लेख किया गया है पत्र में, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई को लिखा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हम बार बार ही पत्र की प्रति आपको भेजते रहे हैं, परंतु अभी तक एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई है। और जिनके द्वारा भी यह भ्रष्टाचार किया जाता है, उस पर कार्रवाई करना आपका दायित्व बनता है। आपके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस एवज में क्यों नहीं आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, इसके संबंध में 24 घंटों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से भी पैसों की मांग की जाती है। ये स्पष्ट है कि जब शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी संबंधी मुद्दा आता है, उस वक्त भी शिक्षकों से पैसा वसूली का कार्य किया जाता है। और लगभग बिहार के सभी शिक्षक ऐसे होंगे जिनसे किसी न किसी रूप में वेतन भुगतान के मामले में पैसों की मांग अवश्य की जाती है। वहीं दोस्तों, छात्रों की बातें कह दी जाए तो अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक और साथ ही विद्यालय अध्यापकों पर भी शिकायतें आनी शुरू हो गई है। इन सभी पर आरोप है कि अपार कार्ड बनाने के क्रम में छात्रों से पैसों की मांग की जाती है। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में इंटरमीडिएट कक्षा के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन है, और खबर ये भी आई है कि छात्र छात्राओं से प्रायोगिक परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर देने के लिए पैसों की मांग की जाती है। ये शिकायतें भी शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। ऐसे में शिक्षकों को सावधान रहने की जरूरत है, और साथ ही जिस भी कर्मी के द्वारा भ्रष्टाचार पर विराम नहीं लगाया जाता है, उन शिक्षक और कर्मियों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के बिंदु पर अब शिक्षा विभाग बिल्कुल सख्त हो गई है, जिसका जीता जागता ताजा उदाहरण ये है कि बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के ठिकानों पर बीते कल ही
ईडी का छापा मारा गया था और लगभग 3 करोड़ रुपए कैश के रूप में बरामद हुए थे। अब तो शिकंजा कसना शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम कर्मी और पदाधिकारियों को सचेत रहना चाहिए, साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर विराम अवश्य लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग से भी हम कहना चाहेंगे कि आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अगर अनुपस्थिति विवरणी के क्रम में पैसों की मांग की जाती है, तो जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार शिक्षा विभाग को किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रीडेंसी मुहैया नहीं कराया जाता है। वेतन भुगतान के मामलों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्रति महीने जिला शिक्षा कार्यालय को पेमेंट शीट भेजनी पड़ती है। साथ ही साथ विशेष दूत के द्वारा उन्हें जिला शिक्षा कार्यालय भी भेजना पड़ता है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि वेतन भुगतान के संबंध में कुछ न कुछ कॉन्ट्रीडेंसी की व्यवस्था कराया जाए, ताकि शिक्षकों से पैसों की मांग पर विराम लग सके। इसी का बहाना बनाकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों या फिर लेखापालों के द्वारा प्रति शिक्षक 200 रुपये या फिर 500 रुपये प्रति सालाना बांध दिया जाता है और उन्हें वेतन भुगतान के लिए ये सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। हर हाल में शिक्षा विभाग को कॉन्ट्रीडेंसी की व्यवस्था करना चाहिए या फिर यह आदेश निर्गत करना चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रीडेंसी शिक्षा कार्यालय के विकास मद में आता है उसी में से खर्च किया जाए। अगर ऐसा भी पत्र निर्गत कर दिया जाता है तो शिक्षकों का दोहन बंद हो जाएगा और भ्रष्टाचार पर विराम लग सकेगा। रह गई बात प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की, तो उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। छात्रों से किसी भी प्रकार की पैसों की मांग नहीं की जानी चाहिए। जिन छात्रों में जैसी योग्यता है उन्हें वैसा ही अंक प्रदान किया जाना चाहिए। उधर दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के क्रम में एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि जिला सुपौल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि दिनांक 23 जनवरी 2025 को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी आदेश निर्गत किया गया है और दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। इससे पहले दिनांक 18 जनवरी 2025 को जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल के द्वारा शिक्षकों के प्राण जनरेट संबंधी आवेदन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। साथ ही साथ इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उस पत्र के एवज में जिन शिक्षकों के द्वारा प्राण जनरेट संबंधी आवेदन किया गया था उन सभी को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि दिनांक 23 जनवरी 2025 जिस तिथि को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्राण जनरेट संबंधी पत्र जारी किया गया है, उसके बाद ही अगर शिक्षकों के द्वारा प्राण जनरेट संबंधी आवेदन किया जाता है उसी को वेरीफाई किया जाएगा। बाद बाकी सभी आवेदन को जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग को चाहिए था कि अगर किया गया आवेदन सत्य है तो उसे वेरीफाई कर देना चाहिए था, क्योंकि आगे भी शिक्षकों के द्वारा अगर फिर से दोबारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो फिर से उसी रूप में आवेदन किया जाएगा और शिक्षकों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें समय भी ज़्यादा खपत होंगे। इसलिए जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल को चाहिए था कि जो भी आवेदन कर दिया गया है, अगर राज्य मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में तमाम आवेदन सत्य पाए जाते हैं या फिर जो भी आवेदन सत्य पाए जाते हैं उन सभी को वेरीफाई कर देना चाहिए था, ताकि वेतन भुगतान में लगने वाले समय में बचत हो सके। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।